चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा देखो, जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चल रहा था बेटा, जिसके हम ऑलरेडी 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है बेटा। आज एक न्यू टॉपिक हमें डिस्कस करना है। जैसे कि लास्ट क्लास में बेटा हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, दैट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप सो आप लोगों ने रिवीजन प्रॉपर से किया हो। लग तो नहीं रहा है बेटा तुम लोग ढंग से पढ़ रहे हो। चलिए, हेडिंग लिखिए आज का। नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। इज अ टॉपिक, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसका एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, सेक्शन 25 डिफाइन करता है बेटा इस सेक्शन, इस सिचुएशन को। बट बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, कुछ बेसिक वर्ड्स आपको समझाना चाहता हूँ, सो दैट आपको आगे चल के बेटा इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर बेटा पहले हेडिंग लिखना, इसी के नीचे सम बेसिक टर्म्स, जिनका मतलब बेटा आपको समझना जरूरी है एंड आई होप आपको पता भी होगा। एक होता है बेटा वर्ड वैलिड, एक होता है इनवैलिड या यू कैन से वॉइड, और एक वर्ड होता है इलीगल। लॉ में बेटा 3 वर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वैलिड, इनवैलिड या वॉइड, और इलीगल। देखो, जैसे मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट सेट स्टैब्लिश किया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया बेटा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, इनवैलिड या वॉइड होगा, या इलीगल होगा, डिपेंड करता है इसके एक्ट पे। मान लो कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ हुआ है। अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब सर, ऑल कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, all conditions and legal terms are fulfilled। ठीक है, सारे के सारे कंडीशंस और लीगल टर्म्स जो भी लॉ में डिफाइन किए गए हैं, उन सारे टर्म्स को बेटा दैट इज इस कॉन्ट्रैक्ट में फुलफिल किया गया है। तो क्या होगा, इफ अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के अनुसार है, बट सम एसेंशियल टर्म्स नॉट फुलफिल्ड। लॉ के अनुसार तो है बेटा, बट कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं किया गया। अगेंस्ट द लॉ, या तो फिर और कोई बातें नहीं आती बेटा। तो अगर मैं इस 3 सिचुएशन की बात करूं, अगर आपने सारे कंडीशन लॉ के सेटिस्फाई करे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ काम किया है, तो उसको बोलेंगे वैलिड। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बेटा आपका, वैलिड होगा। अगर आपने लॉ के अनुसार किया है बट कुछ बेसिक टर्म्स आप फुलफिल करना भूल गए, तो वो बन जाएगा बेटा वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नल, नलिफाइड, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नजर में बेटा जीरो है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। इसके ऊपर आप कोई भी एक्शंस वगैरह नहीं ले सकते। अगर अगेंस्ट द लॉ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, इलीगल। लॉ के कोई भी टर्म्स को आपने सेटिस्फाई नहीं किया, तो वो इलीगल बन गया। तो द पॉइंट बीइंग, अब इन तीनों की सिचुएशन क्या, देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो मतलब अब वो एनफोर्सेबल रहेगा, उसके बेसिस पे बेटा कोर्ट ऑफ लॉ में आप केस फाइल वगैरह कर सकते हैं। इनवैलिड है, वॉइड है, राइट, भले वो इलीगल तो नहीं है, पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी आपको, बट उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बेटा आप क्या नहीं कर सकते, कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं होगी बेटा उस कॉन्ट्रैक्ट की। बट अगेंस्ट द लॉ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, राइट, जैसे ड्रग्स पेडलिंग का आप बेटा क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो लॉ तो मना करता है बिल्कुल ही, राइट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बेसिकली हम क्या मानेंगे, इलीगल, और वहां पर पनिशमेंट भी मिलेगी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है,
इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? सर ये नलिफाइड है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट अनफोर्सेबल नहीं होते बट पनिशमेंट नहीं मिलती सर। ये नलिफाइड तो है ही, एनफोर्सिबिलिटी तो उसकी बिल्कुल भी नहीं है, बट कोर्ट ऑफ लॉ में इसकी पनिशमेंट भी है। ये जो है बेटा वैलिड है, राइट, यानी कि एनफोर्सिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। क्या तीनों वर्ड्स का मतलब समझ आया आपको? हाँ जी बोलिए फटाफट से, क्या तीनों वर्ड्स का मतलब समझ आया आपको? पार्टिसिपेट सभी बच्चे करेंगे बेटा चैट के थ्रू। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट से, कितना नोट करो? चलो करो जी, जल्दी करना थोड़ा स्पीड में। कंसिडरेशन तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका बेटा प्रीवियस क्लासेस में आपको। लिखिए, अब ये टर्म्स बेटा मैं बार बार आपको नहीं समझाऊंगा, आपको वैलिड, वॉइड और इलीगल के बारे में पता होना। जहां पर मैं बोलूँ इलीगल समझ जाना क्या है, जहां पर मैं बोलूँ वॉइड समझ जाना क्या है, जहां पर मैं बोलूँ वैलिड समझ जाना क्या है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और ये टर्म्स आगे चल के काफी चीजों में यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए डू इट फास्ट। डन। चलिए अब आइए बेटा मेन टॉपिक पे, फटाफट से हेडिंग डालिए जो हम पढ़ रहे थे बेटा। नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसका मतलब सर वो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। तो देखिए सिचुएशन क्या है, लिखिएगा बिल्कुल ध्यान से। कहते हैं सर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंसीडरेशन इज मेड वन ऑफ द एसेंशियल essential elements to form a contract। तो कहते हैं इन जनरल रूल इट इज अ जनरल रूल नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। देयरफॉर एन एग्रीमेंट
विदाउट कंसीडरेशन is void. But certain exception of this rule. इस रूल के बेटा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. एक्सेप्शन बोले तो जनरल रूल क्या कह रहा है बेटा? कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है. राइट. बट जो हमारा एक्सेप्शन है वो क्या बोलेगा? इन केसेस में कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी हम कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे. ठीक है. अब वो जनरल रूल्स क्या हैं जो एक्सेप्शंस में आते हैं बेसिकली, तो अब इसी के नीचे बेटा एरो निकाल दीजिएगा 5. इसी सेंटेंस के नीचे बेटा एक्सेप्शन के नीचे आप एरो निकाल दीजिएगा 5. पहला, लव एंड इफेक्शन. दूसरा, कॉम्पनसेशन फॉर वॉलंटरली सर्विसेज. तीसरा, रिटन प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट. फोर्थ, गिफ्ट एक्चुअली मेड. फिफ्थ है बेटा एजेंसी. पीछे वाला नोट कर लिया था आपने? ठीक है, लिखो. ये लो, हो जाए तो बता देना मुझे. लिखा? बेटा आप इतना जल्दी कैसे ज्वाइन हो रहे हो? नालायक को, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तुम लोग. हाँ. और किसी को फिक्र ही नहीं अपनी स्टडी की. 7 बजे नहीं उठ सकता बच्चा. देखो कितने बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं अभी. क्या करूं इनका मैं? बुरा हाल है जी, बुरा हाल है. लिखा? हाँ जी, नोट किया ये. अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको समझाता हूँ. कहते हैं सर अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं, ध्यान से सुनना.
अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करूं तो ये कहता है भैया कंसिडरेशन इज मेड वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर आपको सिचुएशन याद हो बेटा, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले ऑफर होना चाहिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मैंने कहा था जी एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी बेटा, एसेंशियल था। और फिर इन दोनों से फॉर्म होता है एक प्रॉमिस। प्रॉमिस तभी एग्रीमेंट बनता था जब कंसिडरेशन होता था, राइट। एग्रीमेंट बनता था बेटा। एग्रीमेंट के बाद एनफोर्सबिलिटी यहाँ पर आती थी लॉ की, तो एनफोर्सबिलिटी के बाद बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट बनता था, राइट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, राइट। प्रॉमिस के बाद क्या बन गया बेटा, कंसीडरेशन। अब दिस इज द सिचुएशन, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, समथिंग इज इन रिटर्न। ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ बेटा, समथिंग इज इन रिटर्न। कुछ ना कुछ रिटर्न में होना चाहिए। अगर एक्स ने कुछ दिया तो वाई भी कुछ देगा, तो कंसिडरेशन होगा बेटा। तो कहते हैं अगर ये कंसिडरेशन नहीं हुआ तो प्रॉमिस बेटा एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और एग्रीमेंट क्या नहीं बनेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, राइट। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। अगर मैं बात करूं तो ये एसेंशियल एलिमेंट हो गया बेटा कॉन्ट्रैक्ट का। यानी कि जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, ये सारी चीजें क्या हो गया बेटा, एसेंशियल एग्रीमेंट, सॉरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर कंसिडरेशन ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। तो सेक्शन 25 कहता है भैया जनरल रूल में, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट बना है विदाउट कंसिडरेशन, उसको हम क्या मानेंगे बेटा, वॉइड। और वॉइड का मतलब बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। बट कहते हैं सर इस रूल के ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन का बेसिक मीनिंग क्या होगा बेटा, कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी बेटा ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। जनरल रूल क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान सुना, जनरल रूल क्या कहता है बेटा, कि कंसिडरेशन नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता किसी भी केसेस में। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, देयर इज अराउंड 5 एक्सेप्शन बेटा हमने लिखे हैं अभी। इन 5 एक्सेप्शंस में बेटा क्या होगा, अगर कंसिडरेशन नहीं भी हुआ, राइट, तो भी बेटा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा ये? अब इन 5 रूल्स को बेटा डिटेल में डिस्कस करना हमें। पहला है लव एंड अफेक्शंस, दूसरा है कॉम्पनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज, रिटन प्रॉमिस टू पे टाइम बाउंड डेब्ट्स एंड द गिफ्ट एक्चुअली मेड, और लास्ट में बेटा आपकी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये 5 केसेस हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो पहले मुझे बताइए यहाँ तक क्या आपको क्लियर हुआ है? है ना? ठीक है, अब लिखो फर्स्ट सिचुएशन, लव एंड अफेक्शन। लिखो, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन will be enforceable if the agreement, if the agreement is in writing and registered under the law
for the time being enforce registration of document। दूसरा लिखिए is made on account of natural love and affections। चलो बेटा नोट करो इसको। लिखा? बेटा सभी बच्चे पार्टिसिपेट करो, कितनी बार बोलूं नलायक को। चलिए अब ये सिचुएशन क्या है बेटा, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखो यहाँ पर मैं आपको दो एग्जाम्पल बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक कार गिफ्ट की, और इन्होंने एक एग्रीमेंट बना लिया। एग्रीमेंट बनाया, और ध्यान सुनना बेटा, इन्होंने कार दी थी बट नॉट पेइंग एनी कंसिडरेशन। इसने कोई कंसिडरेशन पे नहीं करा बेटा, बट हाँ इन्होंने एग्रीमेंट बना लिया, और जिसको नाम दिया इन्होंने गिफ्ट डीड। और इस गिफ्ट डीड को बेटा इन्होंने रजिस्टर्ड करा लिया अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इंडिया में बेटा एक रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908, उसके हिसाब से बेटा इन्होंने उसको रजिस्टर करा लिया लॉ ऑफ में। ऐसा हो सकता है बेटा, इट इज पॉसिबल कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट। तो इन्होंने गिफ्ट डीड बना के बेटा उसको रजिस्टर्ड करा लिया। अब दो, भले ही बेटा यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं था, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा बेटा, और ये एनफोर्सेबल रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा बेटा, और ये क्या रहेगा, एनफोर्सेबल रहेगा। ना पॉइंट बीइंग, सर अगर अगर कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, बट उसके बावजूद भी अगर आप किसी, ऑब्वियस सी बात है ना, मैं कार गिफ्ट किसको करूंगा बेटा, अपने ही किसी रिलेटिव को करूंगा जिसके साथ मेरा नेचुरल लव एंड अफेक्शन है बेटा, ऑब्वियसली उसी को करूंगा ना कार गिफ्ट। तो पॉइंट बीइंग सर यहाँ पर कंसिडरेशन तो नहीं है, बट आपस में इन्होंने गिफ्ट डीड बना के उसको रजिस्टर्ड करा लिया बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ में उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया बेटा, तो यहाँ पर सिचुएशन हो गई, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे बेटा, और ये एनफोर्स, ये नहीं कि बेटा कल को मिस्टर वाई से कार को ये मिस्टर एक्स वापस लेने लग जाए बेटा, भाई आपने तो कंसिडरेशन दिया नहीं था, मेरी कार वापस करो। तो उस केस में बेटा मिस्टर वाई बेटा वो गिफ्ट डीड दिखा सकता है, कह सकता है देख लो कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी एनफोर्सेबल है, आप मेरे से ये कार वापस नहीं ले सकते। लोगे तो कोर्ट में केस फाइल हो जाएगा।
पहला केस सुनते रहो, फिर इकट्ठे देखता हूँ कोई डाउट वगैरह तुम्हारे होंगे तो। पहले सुनते रहो। ये तो हो गया हमारा पहला केस। अब आता है जी दूसरा केस। मिस्टर एक्स, जो कि एक हस्बैंड है, और ये है मिसेज ऑफ एक्स, जो कि वाइफ है। बिल्कुल ध्यान सुनना। अब इनके बीच में बेटा नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो है ही, ठीक है। इनके बीच में क्या है बेटा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब नेचुरल लव एंड अफेक्शन में इन भाई साहब ने एक रिंग गिफ्ट कर दी। कोई एग्रीमेंट नहीं बना, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, ठीक है। ध्यान सुनना सर। विद द बेसिस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ को एक रिंग गिफ्ट कर दी बेटा, और ये डायमंड की थी फॉर एग्जाम्पल, जिसकी वैल्यू थी फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए, लेट अस अज्यूम, ठीक है। हालांकि इन्होंने पे करा, तो इसने कोई कंसिडरेशन तो नहीं दिया होगा, नो कंसिडरेशन पेड। अब लेटर ऑन बेटा, अब जैसे ही बेटा ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई गिफ्ट वगैरह दिया गया, या कुछ भी बेटा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ना ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लॉ कहता है यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो नियर रिलेशंस के बीच में हुआ है बेटा, जिनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। जैसे फादर ने डॉटर को दिया, राइट, या सन ने फादर को दिया, कुछ भी चीज वो बाद में रिटर्न नहीं ले सकते बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इज नो कंसिडरेशन। बाद में ये नहीं कि आपके पास आए, भैया दे चलो वापस करो मेरी रिंग, या वापस करो मेरा समथिंग जो भी मैंने आपको दिया है, राइट, क्योंकि आपने कंसिडरेशन तो पे किया नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं। तो लोग कहता है भैया भले कंसिडरेशन पे ना हुआ हो, अगर कोई भी नेचुरल लव एंड अफेक्शंस के बीच में, राइट, जिनके बीच में नियर रिलेशन है बेटा, उन्होंने अपने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, भले वहां पर कंसिडरेशन नहीं है बेटा, कुछ चीज प्रोवाइड करी है, बाद में वो इस बेसिस पे बेटा उस चीज को वापस नहीं ले सकते बेटा, कि आपने दैट इज कंसिडरेशन तो पे किया ही नहीं था, तो ये ऑटोमेटिकली कंसिडरेशन बन जाएगा बेटा। और इसके बेसिस ये एनफोर्सिबिलिटी हो जाएगी बेटा, कि अगर बाद में आपने वापस लिया तो केस फाइल वगैरह भी हो सकता है। समझे? अब अब बताओ बेटा, क्लियर हुआ? दो केस हैं यहाँ पर, या तो आपने रजिस्टर्ड करा लिया डॉक्यूमेंट को, या तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आपने किसी पर्सन को गिफ्ट वगैरह दिया है। ऐसे तो बेटा गिफ्ट वापस मांगते ले जाओगे, और गिफ्ट्स कोई हम जिंदगी पर थोड़ी संभाल के रखते हैं, क्या पता खो गया, मैं कहाँ से पे करूंगा। बोलो, समझ आया? एवरीवन क्लियर? चलो फटाफट से नोट करो दोनों एग्जांपल्स को। बोलो, नलायक को समझ आया तुम्हारे? समझ समझ आ रहा है नलायक को तुम्हारे? पहला केस हो गया बेटा हमारा लव एंड अफेक्शंस, इसको अब नेचुरल लव एंड अफेक्शंस के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए नोट इट डाउन फास्ट। नोट कीजिए इसको फटाफट से।
लिखो लिखो फास्ट। हो गया बच्चों? बिल्कुल कर सकते भाई। रिंग मांग के देखो वापस। सीधे कोर्ट में मिलेंगे फिर। इससे अच्छा देना ही मत, है ना? लाइक। डन बेटा। अबे ऐसा क्या लिख रहे हो? चलो आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। कॉम्पनसेशन फॉर कॉम्पनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। चलिए लिखिए। अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट wholly or partially a person who has voluntarily done something for promiser is enforceable by law without consideration। चलो जी, नोट कीजिए इसको फटाफट से। कृपया थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। देखो जी क्या कह रहा है। सर, अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट होली और पार्शली a person who voluntarily done something in for promiser is enforceable by the law without consideration। ये इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। राइट? जैसे मान लो देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स और ये एक पर्सन है मिस्टर वाई। अब बेटा हुआ क्या, मिस्टर वाई ने अपना एक बैग खो दिया था, जिस बैग में उसका कैश पड़ा था बेटा, उसकी डिग्री पड़ी हुई थी और अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। ध्यान सुनना। लूज कर दिया, खो दिया कहीं पर, और वो ये था बिलोंग्स टू मिस्टर वाई। ठीक है? और बाय चांस ही गॉट इट, इसने इसको ढूंढ लिया और इसको रिवर्ट बैक कर दिया, बैक टू हिम।
ध्यान सुनिएगा प्लीज। मिस्टर वाई ने अपना बैग खो दिया था जिसमें इतना वो सामान था बेटा, ऑब्वियसली बात है, तो इट बिकम इम्पोर्टेंट फॉर द मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने बेटा उसको ढूंढ लिया और उसको वापस कर दिया मिस्टर। अब जरा ध्यान सुनना, मिस्टर वाई ने एक्स को बोला नहीं था भाई मेरा ढूंढ लो जाके मेरा बैग वगैरह, बट इसने वॉलंटली ढूंढ लिया। इसने प्रॉमिस किया, आई प्रॉमिस कि मैं आपको आई विल पे 1000 रुपीज, इस काम के लिए मैं आपको 1000 रुपये पे करूंगा। तो बेटा अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इसको पे करना पड़ेगा। तो कहते हैं अगर कोई भी वॉलंटरी सर्विसेज किसी पर्सन ने आपको दी है अपनी मर्जी से, आपने नहीं बोला था वॉलंटरी सर्विसेज मैंने आपको दी है, बट आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कर गए, राइट, उस केस में बेटा अगर मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको पे करूंगा तो फिर मुझे पे करना पड़ेगा। इट बिकम द प्रॉमिस विद कॉन्ट्रैक्ट। भले कंसिडरेशन नहीं है बेटा यहाँ पर, तो उस प्रॉमिस को हम क्या मान लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, और वो एनफोर्सेबल हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा कि अगर कोई वॉलंटरी सर्विसेज दी है और आपने उसको प्रॉमिस किया है, तो नाउ यू आर ऑब्लिगेट कि आपको मिस्टर एक्स को 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। नहीं पे करोगे तो केस हो जाएगा बेटा, समझे। चलिए जी, तो ये सेकंड सिचुएशन भी हमारी खत्म होती है बेटा। अब आइए थर्ड सिचुएशन पे। आई होप सो आपको समझ में आया बेटा। दो चीज हमने पढ़ लिया, लव एंड अफेक्शंस, यू कैन से नेचुरल लव एंड अफेक्शन। दूसरा हमने पढ़ा कॉम्पनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। ठीक है, कोई वॉलंटरी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेसिस पे आपने उसको कॉम्पनसेट करने की बात करी है, तो नाउ इट बिकम योर ऑब्लिगेशन कि आप उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेंगे। नहीं करेंगे तो इंडियन काउंटर एक्ट का वायलेशन हो जाएगा। इतना कुछ हमने पढ़ लिया बेटा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ नेक्स्ट, दैट इज रिटन प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट्स। अब ये क्या होता है जी, पहले तो ये जानो कि ये टाइम बार्ड डेट है क्या, फिर हम देखेंगे कि प्रॉमिस टू पे क्या कह रहा है। किसी को पता है टाइम बार्ड डेट क्या होता है? एनीवन? हाँ बेटा, किसी को पता है टाइम बार्ड डेट्स क्या होता है? बेटा पता है तो हाँ बोलो, नहीं पता तो ना बोलो, आगे बढ़े, नहीं तो चुपचाप बैठ रहे तो पता नहीं क्यों नहीं पता। ठीक है, देखो फिर इधर। देखो क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए टाइम में डेट में फंस गए हो। नहीं बेटा, देखिए ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे कोई बैंक तो है नहीं, तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ अमाउंट बोरो किया था। एक काम करो, इसने से 1000 रुपए दिए थे एज ए लोन। ठीक है, और इन भाई साहब को पे करना था इन अ सर्टेन टाइम। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो 3 साल। देखो ध्यान से सुनना, मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1000 रुपए दिए थे बेटा, अब इसको रिटर्न करना था सर्टेन टाइम में, अगर लॉ के अनुसार बोलो तो 3 साल। अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो, अगर मिस्टर एक्स ने टाइम स्पेसिफाई कर दिया फिर उस टाइम के बेसिस पे। मान लो इसने बेटा पेमेंट ही नहीं करी 3 साल तक, पेमेंट विद इन 3 ईयर, नो पेमेंट विद इन 3 ईयर। तो बेटा अब ना ये जो डेट है, ये 1000 रुपए का जो डेट है, ये जो 1000 रुपए का डेट है, ये बन जाएगा टाइम बार डेट। टाइम बार डेट मतलब सर, इस टाइम बार डेट का मतलब ये होता है कि मिस्टर एक्स के पास नाउ नो एनी राइट टू रिकवर दिस अमाउंट, रिकवर दिस अमाउंट। यानी कि सर एक बार कोई डेट टाइम बार्ड बन गया, राइट, 3 साल से ज्यादा आपने पेमेंट नहीं करी बेटा लॉ के अकॉर्डिंग,
तो वो जो डेट है बेटा वो टाइम बार्ड बन जाएगा, यानी कि जिस पर्सन ने आपको डेट दिया था अब उसके पास राइट ही खत्म हो गया रिकवरी का। सर ये तो बड़ा गलत काम है। मिस्टर एक्स जी 3 साल से सो रहे थे आप, 3 साल से मांगते, आपने 3 साल तक कोई बात ही नहीं करी, भूल गए आप। राइट, तो 3 साल के बाद बेटा मिस्टर वाई का ऑब्लिगेशन ही खत्म हो गया कि अब पे नहीं करेगा तो उसके ऊपर केस भी नहीं हो सकता, टाइम बार्ड डेट बन गया ये। तो सर पॉइंट ये आता है, मिस्टर एक्स का राइट खत्म हो गया, लॉ कहता है भाई साहब एक लिमिटेशंस होती है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग आपको इसको पैसा वापस मांगना चाहिए था, आपने नहीं मांगा, अब ये टाइम बाय डेट बन गया। यानी कि बेसिकली अगर मैं टाइम बाय डेट की बात करूं कि सर्टेन टाइम पीरियड के बाद बेटा जो मिस्टर एक्स है जिसने बेटा लोन दिया है उसकी रिकवरी का राइट खत्म हो जाता है। बट ध्यान सुनना, इसकी थ्योरी में लिखवा दूं आपको। बट मिस्टर वाई ने 3 साल के बाद एक राइटिंग में, एक रिटर्न में प्रॉमिस किया कि डोंट वरी मिस्टर एक्स, आई विल पे योर डेट विद इन 6 मंथ। यानी कि 3 साल के बाद बेटा ये प्रॉमिस जो हो रहा है बेटा वो 3 साल के बाद हो चुका है, क्योंकि डेट हमारा टाइम बार्ड बन चुका है। उसके बाद मिस्टर वाई जो है वो रिटर्न में प्रॉमिस कर रहा है कि सर मैं आपका अमाउंट 6 महीने बाद पे कर दूंगा, डोंट वरी। यानी कि सर जो डेट टाइम बार्ड हो चुका था, राइट, वे तो मिस्टर एक्स का तो वैसे ही रिकवरी का राइट खत्म हो गया था बेटा, बट मिस्टर वाई के अंदर कुछ सिद्धांत थे, एथिक्स थे। उसने कहा नहीं, आपने मुझे मुसीबत के टाइम पे पैसे दिए थे, नाउ आई प्रॉमिस यू कि मैं 6 मंथ के अंदर अंदर आपके 1,000 रुपए पे कर दूंगा। तो मिस्टर वाई बेटा अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट ऑफ 1,000 रुपीज विद इन 6 मंथ। अगर आपने किसी टाइम बाद डेट्स के ऊपर बेटा प्रॉमिस किया है पे करने का, तो फिर आप बेटा वो आप जो प्रॉमिस कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, यानी कि इन्फोर्सिबिलिटी हो जाएगी। अब अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपने पेमेंट नहीं करी तो मिस्टर एक्स आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। समझ आया? बोलो जी। सारे बच्चे बोलो प्लीज। ठीक है, नोट करो इसको, तो नोट कीजिए। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए बेटा। नोट करो इसको फटाफट से। बेटा जितने भी सिविल केसेस होते हैं ना वहां पर एक लिमिटेशंस होती है किसी भी पर्टिकुलर केस करने का। देखो क्रिमिनल में नहीं होता, क्रिमिनल कोड में बेटा आज 100 साल के बाद भी आपके ऊपर केस हो सकता है। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली न्यूज में बेटा किसी गर्ल ने एक डायरेक्टर के अगेंस्ट बेटा केस फाइल किया है, एफआईआर करने की बात की है, एलिगेशन लगाया है, राइट। वो कितने साल बाद लगाया बेटा? कब हुआ था उसने क्या बताया, उसके साथ वो जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ था कब हुआ था? 2014 में, राइट। नाउ शी इज टेकन द एक्शन इन 2020, 6 साल के बाद। हाँ जी। तो क्रिमिनल लॉ में बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अगर उसके साथ कोई दुष्कर्म 2000 में भी हुआ रहता, 2000 में, और वो केस अब कर रही होती 2020 में, तो 20 साल हो चुके हैं बेटा, फिर भी वो केस कर सकती है बेटा। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल कोड कहता है देयर इज नो लिमिटेशन फॉर द फाइलिंग ऑफ द केस। बट सिविल केसेस में बेटा लिमिटेशंस होती है, आप पढ़ोगे बाद में जाके एग्जीक्यूटिव में लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट में आपको बताया जाएगा कि कितनी लिमिट होती है सिविल केसेस में किसी भी पर्टिकुलर केस करने की। तो वही बेटा यहाँ पर भी है, अगर आपने किसी को लोन दिया तो 3 साल तक रिकवरी कर लो उसका, राइट। अगर आपका कोई रिटर्न एग्रीमेंट्स वगैरह नहीं बने पड़े हैं तो बैंक के पास तो बेटा पहले से 10 साल के एग्रीमेंट बन जाते, तो वो अलग चीज है, राइट। जनरली बेटा अगर अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं बेटा तो 3 साल से पहले पहले रिकवर कर लो भाई, 3 साल के बाद वो टाइम बाउंड डेट बन जाता है, फिर आप रिकवरी का राइट खो देते हो। हाँ वो अलग बात है, अगर सामने वाला ईमानदार है वो पैसे पे कर देगा, वो अच्छी बात है, जैसे यहाँ पर केस हुआ। तो ये तीसरा केस समझ आया आपको, टाइम बाउंड डेट्स का क्या सिचुएशन है? फटाफट से इसकी थ्योरी लिख लीजिए बेटा, सारे बच्चे बोलो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हारे कुछ? ठीक है।
इसकी थ्योरी लिख लीजिए बेटा, एक्चुअली यहीं लिख लो, जगह तो है ही है, यहीं पे लिख लो। A promise made in writing, made in written, sorry, to pay a time barred debt, a time barred debt is enforceable, is enforceable even without consideration। क्या मिस्टर एक्स ने बेटा कोई कंसिडरेशन पे किया था यहाँ पर? नहीं सर। फिर भी बेटा ये प्रॉमिस एनफोर्सेबल हो जाएगा बेटा, एंड इट बिकम द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है बेटा, केस वगैरह फाइल हो सकता है इसके बेसिस पे। चलिए नोट कर लीजिए बेटा इसको फटाफट से। आई होप सो आपको समझ में आया हो। बेटा सोनू और रानी, आपको आ रहा है समझ में? पार्टिसिपेशन कौन करेगा? नालायक हो। ठीक है, नोट करो बेटा इसको। तो ये तीसरा केस हो गया बेटा हमारे पास। पहला नेचुरल लेवन ऑफ एक्शंस, दूसरा कॉम्पनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज, तीसरा रिटर्न प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट्स, राइट? नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ गिफ्ट एक्चुअली मेड। अगेन इट्स अ सिंपल पॉइंट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ पहले। डन बेटा? और यार जो बच्चा यूट्यूब से क्लासेस देखता है, प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगे बेटा, बिना सब्सक्राइब करे वीडियोस ना देखें कृपया करके। चलो डन। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फटाफट से, पॉइंट नंबर 4, गिफ्ट एक्चुअली मेड। इसकी थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा बेटा, डायरेक्ट इसका कॉन्सेप्ट लिखिए, ठीक है? चलो देखो, ये है बेटा एक पर्सन। बेटा आप प्लीज लिखना मत, पहले सुन लो। मिस्टर ए, और ये है मिस्टर बी। सुनिएगा ध्यान से। अब मिस्टर ए का है बर्थडे, क्या बेटा? बर्थडे, ठीक है। अब पॉइंट आता है सर मिस्टर बी ने क्या किया, ये इसका फ्रेंड था, फ्रेंड ऑफ मिस्टर ए। तो ऑन ओकेजन ऑफ बर्थडे इसने बेटा एक गिफ्ट प्रोवाइड करा इसको, और गिफ्ट में दिया बेटा एक लैपटॉप, ठीक है? और ऑब्वियसली बात है, अगर गिफ्ट है तो यहाँ कंसिडरेशन तो होगा ही नहीं, तो ना कंसिडरेशन हो तो फिर किस बात का गिफ्ट? और लैपटॉप का प्राइस था बेटा 1-1.5 लाख रुपए, ठीक है? महंगा वाला लैपटॉप था बेटा, और बहुत अच्छे दोस्त थे बेटा ये। इसने क्या करा, हाँ बेटा ऐसे दोस्त आपको भी मिलेंगे, डोंट वरी। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बेटा बर्थडे के ओकेजन पे एक गिफ्ट दे दिया, लैपटॉप जिसकी वैल्यू थी 1.5 लाख रुपए, राइट? बट यहाँ पर कोई कंसिडरेशन तो है ही नहीं, मिस्टर ए कुछ पे थोड़ी करेगा बेटा रिटर्न में, ये तो गिफ्ट मिल रहा है एज ए गिफ्ट। तो ऐसा फ्यूचर में, इन फ्यूचर लड़ाई होगी मान लो दोनों दोस्तों में। अब ये सडनली बोले कि चल भाई मेरा गिफ्ट गिफ्ट वापस करो, रिटर्न माई गिफ्ट, या 1.5 लाख रुपए दे, या तो मेरा गिफ्ट वापस कर, या तो मुझे क्या प्रोवाइड कर बेटा, 1.5 लाख रुपए। तो क्वेश्चन आता है क्या मिस्टर बी ऐसा कर सकता है? तो बेसिकली बेटा जब इन्होंने इसको गिफ्ट दिया तो एक प्रॉमिस बन गया, जिसको हम एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। भले ही बेटा यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है, बट फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो मिस्टर बी फ्यूचर में अपना गिफ्ट वापस नहीं मांग सकता बेटा, उसका ये राइट खत्म हो गया। मांगेगा तो इसके अगेंस्ट बेटा केस वगैरह फाइल हो सकता है।
क्योंकि इसने वॉलंटरी बेसिस पे गिफ्ट दिया था बेटा, और अब वापस नहीं मांग सकता बेटा, क्योंकि एनफोर्सिबल हो गया। और एनफोर्सिबल का मतलब ये ऑन ग्राउंड ऑफ कंसिडरेशन के बेसिस पे नहीं मांग सकता बेटा, वैसे भले मांग ले, राइट। ये नहीं बोल सकता भैया तूने कंसिडरेशन तो पे नहीं किया था, चल वापस कर मेरा गिफ्ट। ठीक है, तो उस ग्राउंड्स के बेसिस पे बेटा ये क्या नहीं कर सकता, उससे मिस्टर ए को एनफोर्स नहीं कर सकता मेरा गिफ्ट वापस करने को। ठीक है, समझ आया बेटा? सिंपल था, लिख लो उसको। किसी भी दोस्त को गिफ्ट देने से पहले सोच लो बेटा, महंगा गिफ्ट नहीं देना, वरना उसको डिमांड बैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, बना लो इसको। मेरे को भले दे देना महंगा महंगा गिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट करो। हाँ बिल्कुल। लिखिए जी फटाफट से। धन बेटा, हुआ? इसकी थ्योरी की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, अब आइए बेटा लास्ट पॉइंट पे, एजेंसी। इसका भी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल समझाऊंगा बेटा, अगेन नॉट रिक्वायर्ड टू रीड द थ्योरी। और जितने भी ये चार्ट्स मैं आपको बनाता हूँ ना, नलायक को घर पे जा करते हो तो इसकी स्टेटमेंट लिख लिया करो। जब तक हम होमवर्क नहीं करोगे, जो आपको बोला गया वो नहीं करोगे बेटा, समझ में नहीं आएगी लो। ठीक है, जिस तरह से आप लोग स्टडी कर रहे हैं बेटा, ऐसे नहीं बन पाओगे सीए या सीएस। समझ में आ रही बात? मैंने लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था, सिर्फ एक बच्चे का मेरे पास उसका आंसर आया था, दैट्स इट। बाकी किसी ने आंसर मेरे को सेंड नहीं करा। देखता हूँ आपके जितने भी चार्ट्स बनाऊं, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, आपको ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करना है किस पे, स्टेटमेंट्स में, और उसे मुझे भेजना है। ठीक है, चलो देखो जरा एग्जाम्पल यहाँ पर। ये एक पर्सन है मिस्टर बी, और ये एक पर्सन है मिस्टर ए। अब ए बेटा कॉन्ट्रैक्ट में आया, एक एग्रीमेंट साइन हुआ बेटा इनके बीच में, कि जो ए होगा, ए बिकम द एजेंट ऑफ मिस्टर बी। यानी कि जो मिस्टर ए है वो ए का, बी का क्या बन गया बेटा, एजेंट बन गया। बट ए ने कोई कंसिडरेशन पे नहीं करा इसको। विदाउट पेइंग एनीथिंग ही बिकम द एजेंट ऑफ मिस्टर बी। ये इसको बोलते हैं एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। नहीं गधे, जो मैंने चार्ट बनाया है उस चार्ट को लिखना है स्टेटमेंट में। देखो ध्यान सुनना, ये जो एग्रीमेंट्स हुआ बेटा इनके बीच में साइन, कि मिस्टर ए जो है बेटा बी का क्या बन जाएगा, एजेंट, बट इसने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया, और एग्री हो गया जी, ठीक है आप बन जाओ मेरे एजेंट, ही इज ऑल्सो एग्री। अब लेटर ऑन बेटा हुआ क्या, मिस्टर बी एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर सी
ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर बी। यानी कि बेटा ऑब्वियसली बात है, ये एज ए एजेंट काम कर रहा है ना। ये जो मिस्टर ए है वो किसका एजेंट है? बी का। तो बी प्रिंसिपल हो गया। तो ए ने बेटा बी के बिहाफ में सी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो बेटा ये बाद में मिस्टर बी रिफ्यूज नहीं कर सकता इस कॉन्ट्रैक्ट को। मिस्टर बी कांट रिफ्यूज द कॉन्ट्रैक्ट executed by Mr. A with Mr. C on behalf of Mr. B। ध्यान से सुनना। जैसा फॉर एग्जांपल मैं हूं बेटा, लेट अस अज्यूम, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, बेटर क्लियर हो जाए। मान लो नॉलेज वेंचर इंस्टीट्यूट में एक पर्सन आता है, कहता है सर मुझे आपका एज ए एजेंट बनना है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा क्यों, एजेंट किस लिए? सर मैं आपको स्टूडेंट ला के दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आप बन जाओ मेरे एजेंट, ठीक है। अब मैंने एग्री कर दिया, बट उसने कुछ पे नहीं किया, बट स्टिल वी आर बोथ बिकम द एजेंट। वो एजेंट बन गया, मैं प्रिंसिपल बन गया, वी आर अंडर द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। अब लेटर ऑन बेटा उसने मेरे बिहाफ में किसी मिस्टर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि सर आपको पढ़ाएंगे, इतना इतना पढ़ाएंगे, इतनी आपकी फीस होगी। और वो जो पर्सन था जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मेरे पास आया, मेरे बैच में आ गया। मैंने कहा बेटा आप कौन हो? तो उसने कहा सर मेरा आपकी इस एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं आपसे क्लास लूंगा। तो बेटा मैं अब रिफ्यूज नहीं कर सकता कि नहीं आप क्लास से बाहर जाओ, आपके साथ मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। बेटा भले वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन नहीं किया था, बेटा वो मेरे एजेंट ने मेरे बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वो एजेंट जो है ना बेटा, उसने भले कंसिडरेशन पे नहीं किया था बेटा, बट स्टिल मैंने उसके साथ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में एग्री तो किया था। तो जो भी काम वो करेगा उसके लिए मेरा ऑब्लिगेशन रहेगा। मैं बाद में मुकर नहीं सकता कि मिस्टर ए ने कोई कंसिडरेशन तो दिया नहीं था, तो किस बात का एजेंट बनेगा मेरा? ठीक है, मैं बाद में मुकर नहीं सकता बेटा इस एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट से। तो इसको बोलते हैं बेटा एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर भी अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी बेटा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, एनफोर्सेबल होगा। समझ आया? हाँ जी बोलो फटाफट से, क्लियर हुआ क्या? दोबारा सुनो एक बार, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार और। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को तो सुनना ही है। मान लो मेरी एक शॉप है, ठीक है, मैं कोई सामान वगैरह सेल करता हूँ बेटा, एक्स वाई जेड जो भी है। अब एक पर्सन है, मिस्टर कोई कोई भी एक पर्सन आया, राइट। उसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर मैं ना आपका एजेंट बनना चाहता हूँ, मैं आपके लिए क्लाइंट्स वगैरह लेकर आया करूँगा, बट मैं आपको कुछ पे नहीं करूँगा। उसने कुछ पे नहीं किया, बट मैंने एग्री कर लिया, ठीक है भाई मेरा एजेंट बन जाओ, मेरे बिहाफ में मेरे को कस्टमर लेते आते रहना। तो उसने अब क्या किया, किसी एक कस्टमर के साथ बेटा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया मेरे बिहाफ में कि इतना इतना सामान आपको जाएगा इतने इतने रुपए में। अब उसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बेटा उस पर्सन के साथ, किसके बिहाफ में किया बेटा? मेरे बिहाफ में किया ना। तो मैं इस बात से मुकर नहीं सकता बेटा कि इस पर्सन ने कंसिडरेशन तो पे किया था नहीं, कि मेरा एजेंट कैसे बन गया? इसने मुझे कोई कंसिडरेशन तो पे किया नहीं था, मेरा एजेंट कैसे बन गया? ये मेरा एजेंट ही नहीं है। और जो भी इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा बेटा वो मैं उसको कंप्लाई ही नहीं करूंगा। दैट मीन्स मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मिस्टर ए को मैंने अपना एजेंट बनाया है, भले उसने कंसिडरेशन पे किया हो या नहीं किया हो, राइट, वो मेरा एजेंट है, उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेटा साइन करे हैं मेरे बिहाफ में, वो सारे के सारे बेटा मेरे को कंप्लाई करने पड़ेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी। समझ आया? नाउ क्लियर हुआ बेटा? ठीक है बेटा, सभी को क्लियर हो गया ना? इसको नोट कर लीजिए। चलो नोट करो इसको फटाफट से। किसी को डाउट है तो प्लीज आप मेरे से पूछ लो। यहाँ पे हो बेटा हमारा कॉन्सेप्ट खत्म। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट विद देयर एक्सेप्शंस। उसके एक्सेप्शंस भी हो गए बेटा, राइट, उसका मेन जनरल रूल भी हो गया। एंड आई होप सो आपको चीजें समझ में आई हो। ठीक है, तो एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सर जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल कहता है अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है बेटा, राइट। यानी कि अगर आपने कंसिडरेशन पे नहीं किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बट देयर इज सम सर्टेन एक्सेप्शंस, राइट, जो कि हमने 5 एक्सेप्शन यहाँ पे लिखे हैं बेटा। इन केसेस में, इन केसेस में अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और एनफोर्सिबिलिटी उसकी रहेगी। 5 केसेस थे बेटा। पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दूसरा वॉलंटरी कंसिडरेशन, बेटा आपने पे करने का वादा किया है,
written promise to pay, time bar debts, gift actually made, and the last one is the agency, right? So these are the basic concepts जहां पर बेटा no consideration, no contract के exception execute होंगे as per section 25. ये लिख लिया आपने? और समझ आ गया बेटा सभी के? चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा। अगला टॉपिक है हमारे पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11। हालांकि मैं इसका सिर्फ चार्ट बनवाऊंगा बेटा, इसको डिटेल में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में ही, ठीक है? इसका चार्ट बना लीजिए फटाफट से। पार्टीज unable to enter into a contract, यानी कि कुछ पार्टीज है बेटा जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता बेटा, जिनको हम इनकैपेसिटी मानते हैं। यानी कि इनके अलावा सारे पर्सन कैपेबल होंगे बेटा। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, या तो दो चीज कर लो, या तो ये पढ़ लो कौन कैपेबल है, या ये पढ़ लो कौन कैपेबल नहीं है। तो हम उल्टा पढ़ेंगे बेटा, कौन कैपेबल नहीं है। अगर हमने ये पढ़ लिया कौन कैपेबल नहीं है, फिर उनके अलावा जितने भी पर्सन है सारे के सारे क्या है बेटा, कैपेबल है। समझ में आ रही बात? तो हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे बेटा, कौन कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि सर जो चीज हमने पढ़ लिया, इसके अलावा जितने भी पर्सन है बेटा सारे कैपेबल पर्सन हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो सर वो कौन कौन से पर्सन है? सबसे पहला आता है हमारे पास माइनर, एंड आई होप सो आपको माइनर का मतलब पता ही होगा बेटा, और आप में से मैक्सिमम माइनर ही होंगे। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई पर्सन बेटा जो अनसाउंड माइंड का है। आई डोंट थिंक सो आप में से कोई भी अनसाउंड माइंड का होगा बेटा। पहला होता है जी इडियट, दूसरा होता है जी लुनेटिक, तीसरा होता है बेटा हमारे पास ड्रंकर्ड, नशेड़ी लोग, ठीक है? तीसरा है जी पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कुछ व्यक्तियों को बेटा लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई किया है कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता। सबसे पहला आता है बेटा हमारे पास एलियन एनिमी, दुश्मन देश का कोई पर्सन। दूसरा कोई फॉरेनर, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल है बेटा। कन्विक्ट, कॉरपोरेशन, इंसॉल्वेंट। ये दो जो सिचुएशन है बेटा, इनके ऊपर थोड़ा एक सिचुएशन है वो हम देखेंगे क्या है। तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो उसको, ठीक है? लिखो बेटा इसको। इन दोनों को बेटा लॉ ने कंडीशनल मना किया है। तो हम पढ़ेंगे आगे जाके कंडीशनली कैसे मना किया गया है। इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो सकता है बेटा, बट वो कंडीशंस देखेंगे क्या कंडीशंस है। नोट कीजिए बेटा इसको फटाफट से। एलियन एनिमी है बेटा, एलियन एनिमी। देखो जी, सेक्शन 11 इन पर्सन को कहता है कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भैया साइन नहीं करने।
दे आर अनेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप बोल सकते हो इनकैपेबल या इनकैपेसिटी है बेटा इन पर्संस की, ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं कर सकते। बेटा ये कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है, कॉर्पोरेशन, और ये इंसॉल्वेंट लिखा हुआ है। तो यार दोबारा लिखवा देता हूँ, कॉर्पोरेशन, और ये है जी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट देखो फटाफट से। ठीक है बेटा, पहला पर्सन है माइनर, माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जा सकता। दूसरा है अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इडियट, लुनेटिक, ड्रंकर्ड, राइट। पर्सन डिस्क्वालिफाइड लॉ, लॉ ने ही कुछ व्यक्तियों को बेटा डिस्क्वालीफाई किया है बेटा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। एलियन एनिमी, फॉरेन, फॉरेनर्स, राइट, कन्विक्ट, कॉर्पोरेशन और इंसॉल्वेंट पर्सन, राइट। तो इसकी डिटेल्स बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा, काफी डिटेल है बेटा। तो टुडे क्लास इज ओवर हियर, राइट। ये से मैंने आपको एक चार्ट बना दिया है सो दैट आपको पिक्चर क्लियर रहे बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ना क्या है। और हो सके तो आप भी थोड़ा बहुत इसको रीड कर लेना, आपको और बेटर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। विद दिस टुडे क्लास इज ओवर हियर, डन।